पहला सोना में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में संकेत बेहद मजबूती के लगभग 90 अंकों की मजबूती के साथ 1% ऊपर खुलेगा निफ्टी और 10-11 पॉइंट की प्रीमियम निकाल भी है तो 8,325 का जो पहला लक्ष्य हम बात कर रहे थे उसके आसपास खुलने की तैयारी। देखिए कितनी जबरदस्त खरीदारी पूरे दुनिया भर के बाजारों में दिख रही है। सारे एशियाई बाजार आपको लाल हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ। चीन के बाजार जरूर फ्लैट है लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। हांगकांग और यहाँ पर जापान के बाजारों में अच्छी तेजी। सिंगापुर 1% मजबूत आपको नजर आएगा। रुपए की चाल पर भी नजर डालेंगे। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है आज के सेशन में उस पर बात की जाए। एशियन पेंट्स यहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेहद मजबूत नतीजे हो सकते हैं। 28% के आसपास मुनाफा बढ़कर 445 करोड़ पर पहुंचेगा। जो मार्जिन है वो 17% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है। मयूरेश, क्या खरीदारी का मौका है या इंतजार कर लिया जाए रिजल्ट्स का, खासतौर से तब जबकि कच्चे तेल के दाम जो कम रहे हैं वो मार्जिन काफी बढ़ाने की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो क्लियरली आई थिंक साफ संकेत यही है कि जो फॉल देखा है अपने क्रूड और क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स में, स्पेसिफिकली टाइटेनियम डाइऑक्साइड में जो की रॉ मटेरियल होता है, उसके फॉल की वजह से EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ अराउंड 17.2 टू 17.5 आने की हमारी उम्मीद है। मुझे लगता है आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ भी काफी सब्सटैंशियल हो सकती है। एंड अगेन आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ इज समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर। तो अगर मैनेजमेंट गाइडेंस देती है कि इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स जैसे एक्टिविटी पिकअप होगी स्पेसिफिकली ऑन द हाउसिंग फ्रंट विच इज वन ऑफ द की ड्राइवर्स, मुझे लगता है आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ कैन अगेन कम बैक टू दोज हायर डबल डिजिट्स। तो अगर ये सिचुएशन पैन आउट होती है, नए प्लांट्स के यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव होते हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक द वैल्यूएशन प्रीमियम दैट द स्टॉक प्रॉब्ली डिराइव्स विद इन द पेंट इंडस्ट्री आई थिंक ये सस्टेन कर सकता है। तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक अगर किसी को एक्सपोजर लेना हो, वैल्यूएशंस करंटली रिच लग रहे हैं लेकिन अगर 2 से 3 साल का नजरिया हो तो द स्टॉक कैन गिव यू ब्रिलियंट रिटर्न्स। ओके, तो ये 2 से 3 साल के व्यू के लिए खरीदारी का मौका दे सकता है। लेकिन इस बीच बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। देख लीजिए किस तरह का रुझान है। 113 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 6 अंक नीचे। अब निफ्टी एकदम फ्लैट ट्रेड करता दिख रहा है। फ्लैट ट्रेड करने की वजह यह कि भारतीय एयरटेल दिखेगा आपको पहली टिक पर 10% नीचे, केन इंडिया दिखेगा 6% नीचे, रिलायंस में 6% के आसपास की कमजोरी और आइडिया 3% नीचे नजर आएगा। लेकिन ये रियलिस्टिक लेवल नहीं, शायद रियलिस्टिक लेवल आते हुए दिखेंगे आपको। इस बीच सेंसेक्स 117 अंक ऊपर दिख रहा है, सन फार्मा 2% ऊपर और हिंडाल्को में थोड़ी मजबूती। रुपए की शुरुआत देखिए यहां पर बेहद मजबूती के साथ 0.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। रुपए तो काफी शानदार शुरुआत होती दिख रही है। 64.80 का लेवल है और इस वक्त 33 पैसे की 34 पैसे की मजबूती रुपए में आपको देखने को मिलेगी। तो करेंसी मार्केट की दमदार शुरुआत होती हुई दिखी है आज, ये संकेत साफ है इस वक्त। जैन साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर कहीं शॉर्ट बनाने के मौके हैं क्या? HPP IOC में रुपया मजबूत है, क्रूड स्टेबल है, क्या करेंगे आप, या फिर कहीं गिरावट में खरीदारी करना है आपको कोई एक स्टॉक? रुपये मजबूत होता है तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग के लिए थोड़ा फायदेमंद होता है और यूजुअली ये स्टॉक देखिए आई थिंक डिप पे बाइंग आ रहा है। जो भी करेक्शन आते हैं इनमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन इंस्टेड ऑफ लुकिंग शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि क्रूड भी जिस हिसाब से बाउंस हो रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक एवरी रैली पे क्रूड में भी सेलिंग आ रहा है। तो मोरलेस आई थिंक इस रिजल्ट आने से रिजल्ट के पहले इन स्टॉक में अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई वुड गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर शॉर्ट्स। तेजी की पोजीशंस लेनी चाहिए इन काउंटर्स में। एक और स्पेस जहां पर हम देखेंगे अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई देगी और नंबर्स भी काफी बढ़िया रह सकते हैं, वो है मल्टीप्लेक्स बिजनेसेस। आइनॉक्स के आज नतीजे आएंगे और हमारा अनुमान यही है कि एक अच्छी तिमाही उभर कर आएगी कंपनी के लिए, क्योंकि फुटफॉल्स इस बारी काफी ज्यादा बड़े हैं और जो ग्रॉस यहां पर रेवेन्यू इन कंपनियों ने कमाया है वो भी काफी बढ़िया है। मयूरेश, PVR, आइनॉक्स जैसे प्लेयर्स में कितना आप तेजी का ट्रेड लेने के फेवर में रहेंगे इस समय? तो क्लियरली अर्षिता जी, आई थिंक नंबर्स काफी अच्छे रहने की उम्मीद है जनरली फॉर द मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री। और जैसे हम कंसोलिडेशन की एक फेज देख रहे हैं, आई थिंक स्टॉक्स लाइक PVR, आइनॉक्स शुड गेन। हालांकि आई थिंक जो F&B कंपोनेंट होता है आई थिंक दैट इज स्टिल लो। आई थिंक इफ दैट कंपोनेंट स्टार्ट्स गेटिंग इंक्रीज अलॉन्ग विद एवरेज सेलिंग प्राइसेस, जो आई थिंक कंटेंट के ऊपर होती है और जैसे रिलीजेज हैं, आई थिंक देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्ट्रिंग्स ऑफ रिलीजेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू विच कैन बी पोटेंशियल मल्टीपैकर्स फॉर अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स। तो आई थिंक मेरा पॉजिटिव PVR पे बरकरार रहेगा। हालांकि आइनॉक्स पे आई थिंक इट माइट स्टिल अंडर परफॉर्म। हालांकि आई थिंक आई स्टिल हैव टू लुक फॉर नंबर्स इन ग्रेटर डिटेल, बट विद इन द टू आई थिंक PVR पे मेरा पॉजिटिव जो अभी भी बरकरार है। PVR पे एक पॉजिटिव रणनीति अपनाई जा सकती है। आइनॉक्स के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले कुछ हरकत तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहां पर आज ट्रेड का मौका दिख रहा है? सोनम हमारे साथ है।
सोनम बताइए, कहां पर आज ट्रेडिंग पोजीशंस ली जा सकती है, कितना फायदा कमाया जाएगा? आज सारे के सारे खरीदारी के ही कॉल्स है। फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कुणाल दाइमा ने खरीदारी की सलाह दी है रिलायंस कैपिटल पे। उनका मन है ये शेयर एक अपसाइड ट्रेंड में है, तो जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है। ये तेजी बनी रहेगी अगले 2 से 3 दिन के लिए, तो उसमें खरीदारी करके चले। लक्ष्य 426 का दिया जा रहा है। दूसरा कॉल है प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव का, जिन्होंने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी है। उनका मानना है ये नया शेयर है जो बाउंस बैक दिखाई दे रहा है शेयर में टेक्निकली, और इसलिए इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। लक्ष्य 65.70 का दिया जा रहा है 1 से 2 दिन के लिए। और फाइनल कॉल है मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल का, जिन्होंने 2 व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह दी है। उनका मानना है नतीजों के बाद शेयर में ऑलरेडी 3 से 4% की तेजी दिखाई दी थी, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा जब तक ये शेयर अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल 2600 पे पहुंच जाता है। इसलिए 1 से 2 दिन के लिए 2600 के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करके चलिए। तो सभी कॉल्स यहाँ पर तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं आज के सत्र में। शुक्रिया सोनम उस जानकारी के लिए। कुछ और काउंटर्स आज रेडार पर रहेंगे, उसमें भारतीय इंफ्राटेल भी आप की नजर में होना चाहिए। नतीजे आएंगे और एक थोड़ा सा सपाट क्वार्टर रह सकता है। मुनाफे में ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है, महज 1% की बढ़त देखने को मिल सकती है। बिट्टा भी आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ किसी तरह के आउट परफॉर्मेंस का अनुमान नहीं है। लेकिन ये जो व्योम और एटीसी की डील हुई है, उसके बाद क्या वैल्यूएशन के लिहाज से भारतीय इंफ्राटेल में भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर जो कुछ होना था वो हो चुका है बुधवार के सत्र में? मयूरेश? सो क्लियरली हर्षिता जी, अगर हम एटीसी और व्योम की डील देखें तो एंटरप्राइज वैल्यू कम्स क्लोज टू अराउंड 20-21,000 करोड़। ईवी बिट्टा पे कंपेयर करें तो दैट्स कमिंग अराउंड 11.5-12 टाइम्स। भारतीय इंफ्राटेल इज ऑलवेज स्टेटेड हर्षिता जी एज द प्रीमियम, और आई थिंक जो प्रीमियम कंपोनेंट है इज बिकॉज ऑफ द हेल्दी बैलेंस शीट। आज जो कैश उनके बुक्स पे है, द काइंड ऑफ स्टेक दैट दे गॉट इन 42%, जो को लोकेशंस हैं, टोटल टावर्स आर क्लोज टू 84,000 टावर्स। और जैसे हम फुटप्रिंट देख रहे हैं, क्योंकि 2G से 3G पे जब एक ट्रांजिशन होता है और जो नेटवर्क की रोल आउट की इंटेंसिटी कम हुई थी बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रम पे आउट्स फॉर अ लॉट ऑफ दीज टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स आई थिंक वंस रिलायंस जियो स्टार्ट्स कमिंग इनटू द पिक्चर, मुझे लगता है आई थिंक द डेटा इंटेंसिटी रोल आउट स्पेशली ऑन द 3G फ्रंट विल इंक्रीज। और 3G की जब फुटप्रिंट बढ़ती है तो प्रॉफिटेबिलिटी और ईपीएस की जो अनुमान लगाते हैं हम स्पेसिफिकली फॉर टावर कंपनीज, दैट इंक्रीजेज सब्सटेंशियली। तो मुझे लगता है टेनेंस रेशियो ऑफ 2.06 इज सब्सटेंशियली हायर, वहां पे इंक्रीमेंटली एक एडिशन दिख सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है the realizations from the tower business will increase at a compounded pace which is faster than the industry, and though the valuations are at a premium, मुझे लगता है I think it still remains one of a lucrative pick। तो मुझे लगता है I think भारतीय इंफ्राटेल is something that I personally like। अगर ये डिक्लाइन होता है between 390 380 ideal level to buy, but I think till those levels also investors can buy in a staggered manner। मैं काफी bullish हूँ स्टॉक पे with a 2 to 3 year perspective। ओके, ये राय आती है। लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स की हम बात कर रहे थे, राकेश आपके 2 ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं वो बताएं। अनिल जी, मेरा पहला कॉल रहेगा आदित्य बिरला नोवो पर। काफी बेहतरीन टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है एक्सपायरी तक एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। 2130 का स्टॉप लॉस लगा के आदित्य बिरला नोवो को खरीदने की सलाह रहेगी 2265 के टारगेट के लिए। और दूसरा बाय कॉल रहेगा ग्रासिम पर। ग्रासिम में भी देखें तो नीचे 3590 के अराउंड एक अच्छा बेस बना है, और मुझे लगता है एक्सपायरी तक इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 3720 के लक्ष्य के लिए ग्रासिम को बाय किया जा सकता है 3590 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये सब 2 और काउंटर्स जहां पर तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। आदित्य बिरला नोवो और ग्रासिम में आप तेजी की पोजीशन लीजिए। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने किन शेयरों पर अपनी सलाह दी है, क्या उनका रुझान है? नियति हमारे साथ जुड़ रही है एक बार फिर। नियति बताइए, क्या है रेडार पर? सारे नतीजे वाले स्टॉक्स हैं आज रडार पे। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच इनलाइन नंबर के बाद एचडीएफसी बैंक में अपना बाय का कॉल यानी खरीदारी का कॉल मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस उन्होंने 1400 रुपए तक के दिए। हालांकि एडजस्ट करें अपने ईपीएस अनुमान, जिस तरह से मार्जिन थोड़े से लो आए हैं और बेस रेट कट को ये फैक्टर इन करके चल रहे हैं, तो 2% इन्होंने अपना ईपीएस अनुमान घटाया है। अदरवाइज स्ट्रांग लोन ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी और मार्केट शेयर गेन्स जो है वो भी जारी रहेंगे। 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए आप एचडीएफसी बैंक में निवेश करके चल सकते हैं। विप्रो पे Q2 नतीजे बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर Q3 का गाइडेंस जो है वो कमजोर है, जिसके कारण बार्कलेज अपना इक्वल वेट का कॉल जो है वो मेंटेन करा है, मगर टारगेट प्राइस 605 रुपए से घटा के 585 रुपए तक का कर दिया है। 10 रुपए के आसपास की और गिरावट आ सकती है, ऐसा इनका मानना है। केन इंडिया एक फॉरेक्स आइटम था और साथ साथ में टैक्स राइट बैक था, बड़ा टैक्स राइट बैक 180 करोड़ रुपए का, उसके चलते आपको नतीजे ठीक ठाक दिखेंगे। CLSA मेंटेन कर रहा है अपनी बाय का कॉल, 225 तक के लक्ष्य उन्होंने
इन्होंने दिए हैं। 44% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं यहाँ पर। और बार्कलेज भी, क्योंकि मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को मीट करने के लिए FY16 के लिए, इसलिए ओवरवेट का कॉल मेंटेन कर रहे हैं। 55% की एक अपसाइड पोटेंशियल ये देखते हैं। 235 तक के लक्ष्य केन इंडिया पे बार्कलेज ने भी यहां सुझाए हैं, मगर आइडिया बेहद खराब इन्होंने नंबर पेश किए हैं, अनुमान से काफी कम। गोल्डमैन सैक्स के इन्होंने कहा है कि जो टारगेट प्राइस है वो ये घटाएंगे और बिकवाली की सलाह इनकी बरकरार है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस आइडिया की जो मैं देख रही थी उसमें से सबसे खराब टारगेट गोल्डमैन सैक्स ने दिया है। 132 से इसका टारगेट प्राइस घटा के 125 तक का कर दिया है। 17% की गिरावट ये शेयर भी आपको यहां से दिखा सकता है। M&M फाइनेंशियल्स पे भी ब्लैंकेट डाउनग्रेड्स आए हैं। बार्कलेज अंडरवेट की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। लक्ष्य 217 से घटा के 210 रुपए तक का कर दिया है। 12% की गिरावट ये भी यहां पे देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स अपना FY16, 17 और 18 तीनों सालों के लिए EPS अनुमान M&M फाइनेंशियल्स पर 11.5%, 3% और 2% के आसपास घटा रहे हैं। रिटेरेट कर रहे हैं अपनी बिकवाली की सलाह, साथ साथ में टारगेट प्राइस मेंटेन किया है इन्होंने 228 रुपीज तक का। और JSW स्टील खराब नंबर इन्होंने भी पेश किए हैं। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLS से बिकवाली की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस 675 तक का दिया है। 25% की गिरावट ये शेयर भी यहां से दिखा सकता है। तो ये सभी शेयर जहां पर ब्रोकरेजेस ने अपनी राय साफ जाहिर की है। इनफैक्ट इन्हीं में से एक M&M फाइनेंशियल पर मयूरेश मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ तिमाहियों में वो स्ट्रेस देखने को मिला है काउंटर पर, और आज जैसे बार्कलेज भी कह रहा है कि 210 इनका टारगेट हो गया है जो पहले 217 था। और जैसे नियति भी एम्फेसाइज कर रही थी, गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि वो EPS एस्टिमेट्स अपने कम कर रहे हैं। तो क्या कंसर्न्स अब उभर कर आ रही है M&M फाइनेंशियल के बिजनेस को लेकर, जो इतना यहां पर हमने देखा है FII ब्रोकरेजेस का रुझान भी नकारात्मक हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है? So clearly, Hansita ji, I think it is more to do with the asset quality और asset quality I think consistently improve हो ही नहीं रही है। पिछले कितने सत्रों से हम देख रहे हैं कि asset quality की improvement की उम्मीद बनाए रहता है मार्केट, but M&M Financial always disappoints on that count। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए कि the core businesses that they are lending to probably they are witnessing slowdown as well। लेकिन other spectrum पे हम देखेंगे तो Bajaj Finance for example has posted a brilliant set of numbers। उनके AUM में जो accretion आ रहा है 32 to 34% compounded growth आ रहा है, margins उन्होंने स्टेबलाइज और इनफैक्ट इंप्रूव की है। एंड अगेन आई थिंक दिस इज वन स्पेक्ट्रम दैट वी आर लुकिंग एट। एक एंड पे आई थिंक देयर इज सिग्निफिकेंट ग्रोथ हैपनिंग, अदर एंड पे आई थिंक M&M फाइनेंशियल जैसे आप स्टॉक देखते हैं जहां पे आई थिंक एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स आई थिंक आर कंटिन्यूइंग क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। इसलिए आई थिंक वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हुए इन टर्म्स ऑफ हाउ द बिजनेस मॉडल्स विल पैन आउट इन टर्म्स ऑफ कोर बिजनेस सेगमेंट्स itself, I think that itself outlook looks very very bleak for M&M Financial, at least for the better part of FY16। इसलिए आई थिंक इस स्पेस में आई थिंक सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी होगा। एक स्पेक्ट्रम पे जैसे मैं बता रहा था आई थिंक प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए हैं, और एक स्पेक्ट्रम पे आई थिंक यू आर लुकिंग एट इश्यूज लाइक एसेट क्वालिटी। तो मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ दिस। इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू अ स्टॉक लाइक बजाज फाइनेंस, प्लीज होल्ड ऑन, बट M&M Financial पॉसिबली आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स विल स्टिल कंटिन्यू एंड परसिस्ट ऑन द बैलेंस शीट। कैडिला हेल्थ केयर एक और मयूरेश इसी स्टॉक पर आपसे फंडामेंटल राय लेना चाहता हूं। 29% मुनाफा बढ़ाया, 17% आय में बढ़ोतरी हुई, शानदार नतीजे पेश किए हैं, और स्टॉक को देखिए 5% का बड़ा उछाल दिखा रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। ट्रैक करते हैं आप? यदि हाँ तो क्या राय है आपकी? बिल्कुल करते हैं अनिल जी, और जैसे नंबर्स हैं आई थिंक एक्सेप्शनल सेट ऑफ नंबर्स आई थिंक उम्मीद से बेहतर ही आए हैं ऑन ऑल काउंट्स। आई थिंक इवन ऑन द मार्जिन्स फ्रंट हमें लगा नहीं था आई थिंक द कंपनी विल पोस्ट सच ब्रिलियंट सेट ऑफ नंबर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक विद द काइंड ऑफ ANDA पाइपलाइन दैट कैडिला हैज गॉट, द ओनली इशू दैट द मार्केट प्रोबब्ली फेसेस इट विच इज मोरेया फैसिलिटी जो FDI स्कैनर के अंडर थी। बट अगेन आई थिंक एनी अप्रूवल एंड एनी पॉजिटिव आउटकम देयर ऑफ आई थिंक द स्टॉक विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग्स पर शेयर। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस के तौर पर FY16 पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, नंबर्स आर ब्रिलियंट, द स्टॉक विल रिएक्ट पॉजिटिवली। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक, प्लीज होल्ड ऑन टू द स्टॉक। क्वालिटेटिव स्टॉक है, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट है, एंड आई थिंक दे विल डिलीवर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। चलिए, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस आगे आती हुई दिखाई दे सकती है। जेके दो काउंटर्स पर आपकी राय में लेना चाहूंगी। बजाज ऑटो और TVS मोटर्स दोनों में हमने देखा था पिछले सत्र में अच्छी तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी थी। क्या आज भी माहौल ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर आगे और बढ़त देखी जाएगी?
आई थिंक वी आर क्लियरली बुलिश ऑन बजाज ऑटो अगेन। जिस हिसाब से पोजीशन बिल्डअप हुई है फ्राइडे के ट्रेड में आफ्टर रिजल्ट, आई थिंक लॉन्ग पोजीशन और बिल्डअप एड ऑन हुई है डिस्पाइट द स्टॉक अपमूव होने के बावजूद। प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिला था स्टॉक में, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अपमूव अभी भी बरकरार है स्टॉक में। आई थिंक इसका जो ऑल टाइम हाई है 2650 लेवल, वो लेवल तक आने की संभावना है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो आई वुड सजेस्ट जब तक स्टॉक 2480 2450 के लेवल्स होल्ड कर रहा है तब तक आई थिंक वन शुड रिमेन लॉन्ग इन द स्टॉक। इवन करंट लेवल पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, ऊपर के स्तर पे 2600-2650 का लक्ष्य रखते हैं। ओके, ये राय आती हुई देखिए। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, राकेश इस स्टॉक पर अपनी टेक्निकली राय दें, क्योंकि एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है यहाँ पर। न्यू एनरॉन इन प्राइवेट इक्विटी फंड ने 16 लाख शेयर बेचे हैं परसों के सेशन में 315 रुपए पर। सामने एक एफआई ने खरीदारी भी की है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, किस तरह का एक्शन हो सकता है इस स्टॉक में? अनिल जी, चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। शॉर्ट टर्म का नजरिया देखें तो नीचे में 309 310 एक अच्छा सपोर्ट है। मौजूदा स्तरों पर ये हल्की सी करेक्शन पर 309 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को खरीदना चाहिए। और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है 354 355 तक की रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए 355 तक के लेवल्स आने की संभावना है। जेके मेटल कंपनियों में आप वेदांता में क्या अब भी तेजी की पोजीशन लेंगे? आई थिंक इस सीरीज में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली दिया है। ऑलमोस्ट 80-85 लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 115-120 लेवल तक गया था। आई थिंक उस लेवल के बाद में एक कॉल राइटिंग देखने को मिला है और इवन पुट राइटिंग ऑन द डाउन साइड स्टॉक का पुट ऑप्शन में राइटिंग देखने को मिला है। तो क्लियरली हमें लगता है कि डिप पे बाय करना चाहिए। बायस अपसाइड है ऊपर के स्तर पे। आई थिंक इंट्राडे पर्सपेक्टिव में 110-112 का टारगेट देख सकता है, बट अपसाइड हमें नहीं लगता है कि सिग्निफिकेंट हाई रहेगा। 120 लेवल क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टॉक को। ओके, ये राय आती हुई इस वक्त। लेकिन फिलहाल बाजारों के खुलने की तैयारी बता दूं आपको। संकेत 8300 के आसपास खुलने के आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर। 55 अंकों की मजबूती, हालांकि मजबूती उतनी नहीं जितनी आपको एसजेक्स निफ्टी में दिख रही थी, लेकिन सेंसेक्स यहां पर 175 अंकों की दमदार शुरुआत करने के लिए तैयार है। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% से ज्यादा की तेजी, और बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे वहां पर सबसे ज्यादा तेजी 0.1% तक की मजबूती। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी ने की डबल सेंचुरी के साथ शुरुआत। सेंसेक्स 200 अंक ऊपर इस वक्त, और निफ्टी में भी शानदार खरीदारी 58 अंकों की होती हुई दिख रही है। 8300 के पार खुलता हुआ निफ्टी बेहतरीन तेजी। 100 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स से 0.5% की तेजी के साथ, और बैंक निफ्टी 1% की मजबूती के साथ 170 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में शानदार खरीदारी होती दिख रही है। परसों के हाईज के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स 27,500 के पार इस वक्त, और निफ्टी में 65 अंकों की मजबूती। तो तेज शुरुआत के बाद बाजार होल्ड करने में कामयाब ऊपर के लेवल्स को, ये पहला संकेत। स्टॉक्स जो एक्शन में, वेदांता 2% की मजबूती के साथ टॉप गेनर, कोटक बैंक, लेकिन इसके अलावा न सिर्फ वेदांता बल्कि हिंडाल्को मजबूत है, टाटा स्टील मजबूत है। तो मेटल्स आज भी लीड कर रहे हैं। लेकिन मेटल के अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस की हम सुबह बात कर रहे थे, रिलायंस और ओएनजीसी देखिए दोनों ही दिग्गज 1.5% मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। अब रिलायंस टॉप गेनर है आज निफ्टी में, तो रिलायंस से जबरदस्त लीडरशिप आती हुई दिख रही है। 2% के आसपास का उछाल रिलायंस में बनता हुआ दिख रहा है। बैंक्स मजबूत है, कोटक के अलावा पीएनबी, यस, ये सारे बैंक्स मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी यहां पर टाटा मोटर्स और सन फार्मा में भी होती हुई दिख रही है। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। कमजोर सिर्फ 3 शेयर हैं, उनमें भी आइडिया और विप्रो। कमजोर नतीजे और गाइडेंस की वजह से आइडिया 3% नीचे है, विप्रो 1.5% नीचे है। बाजार अब और मजबूत होते दिख रहे हैं। 250 अंकों का उछाल सेंसेक्स में, और निफ्टी 8325 के पहले लक्ष्य पर पहुंचता हुआ दिख रहा। आइए वायदा कारोबार की तरफ देख लेते हैं यहां पर किस तरह का रुझान है इस वक्त। और वायदा कारोबार के स्टॉक्स में अगर आप नजर डालें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट 3% की मजबूती के साथ टॉप गेनर, कैडिला हेल्थ 3% मजबूत है अच्छे नतीजों के दम पर, और सिंडिकेट बैंक में 2% का उछाल। डीएलएफ के लिए भी कुछ खबरें आ रही कि ये कुछ स्टेक अपनी सब्सिडरी में बेचना चाहते हैं। इस खबर के बाद 2% की तेजी बनती हुई यहां पर दिख रही है। भारतीय इंफ्राटेल आज नतीजे पेश करेगा, उससे पहले 2% कमजोर है। ये रुझान इस वक्त बाजार में दिखेगा आपको इन सारे शेयरों का। काफी जबरदस्त एक्शन है हर्षदा, और कहां नजर है आपकी? मिड कैप काउंटर्स अनिल आप देखेंगे इंडेक्स करीब 100 पॉइंट ऊपर है कारोबार के खुलते ही। लैंको इंफ्रा में करीब 3% का इजाफा आता हुआ। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 14-15% भागा है काउंटर, क्योंकि यहां पर नतीजे काफी बढ़िया रहे हैं। मुनाफे में करीब 70% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा आप देखिए कैडिला हेल्थ के, जिसकी हम बात कर रहे थे, बाजार खुलने से ठीक पहले ही स्टॉक 3% ऊपर खुला है। डेल्टा कॉप नतीजे अच्छे रहे, इस तिमाही में हमने देखा है परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है।
लॉस के सामने मुनाफा पेश किया है कंपनी ने इस तिमाही में और 3% का इजाफा लगभग खुलते ही स्टॉक ने कमाया है। सिंफनी क्या नतीजे आएंगे उसके पहले हमने देखा है करीब 1.5% तक का इजाफा इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। जेपी एसोसिएट्स जैसे काउंटर्स में फिर से थोड़ा सा ट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्शन स्टॉक में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वो इंटरेस्टिंग है और शायद एक मौका होगा उन लोगों के लिए जो फंसे हुए इस काउंटर से निकलने के लिए। कुछ और काउंटर्स आपके लिए हाजिर करते हैं जहां पर आज खबरों का साफ तौर पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। उसमें जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, स्ट्राइड्स आर्को लैब, इन्होंने कुछ ब्रांड्स एक्वायर किए हैं जॉनसन एंड जॉनसन से, 1.5% ऊपर खुला है ये काउंटर। ये एक सीमित दायरे में कारोबार दिखाता हुआ। वीआईपी 2% ऊपर है, सिंडिकेट बैंक में करीब 2% तक की बढ़त आती हुई, यहां पर वॉल्यूम्स ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमने देखा है आज खुलते ही थोड़ी सी मजबूती आती हुई, 1% से ज्यादा लगभग 2% का इजाफा इस स्टॉक ने कमाया है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है सीधे तौर पर तेजी की पोजीशंस आती हुई आज साफ तौर से दिखाई दे रही है। बिक्वाली का दबाव कहाँ है? भारतीय इंफ्राटेल जैसा मैंने कहा उसमें दबाव देखने को मिला। एमएनएम फाइनेंशियल्स नतीजे इस बार एक बार फिर खराब रहे हैं, कई ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट कट किए हैं, स्टॉक 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में कुछ मुनाफा वसूली, पेट्रोनेट एलएनजी जैसे स्टॉक्स में कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी है। एसआरईआई इंफ्रा जहां पर खबरों के चलते काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला था, 55 रुपए 80 पैसे के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। तो यहां पर हम देख रहे हैं हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, ज्यादा कुछ तेजी का मूड बचा नहीं है। जेट और स्पाइस जेट फिर से आज हरे निशान में लौटे हैं। चार्ट्स देखकर बताएं क्या करेक्शन पूरा कर चुके हैं राकेश और खरीदारी का मौका है? यदि हाँ तो दोनों में से एक स्टॉक क्या पसंद होगा आपको? देखिए अनिल जी, स्पाइस जेट को देखें तो एक वी शेप रैली हमने काफी निचले स्तरों से स्टॉक के अंदर आते हुए देखी है और ऊपर में अगर आप देखें तो 48 से लेकर 50 रुपीज स्टॉक का एक स्ट्रांग सप्लाई एरिया है और ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से अभी एक तेजी देखने को मिली है बिना कंसोलिडेशन के 50 रुपए के स्तर टूट जाएंगे ऊपर में। मेरा ऐसा मानना है अगर किसी ने निचले स्तरों पे स्पाइस जेट लिया है तो रैली को यूज करना चाहिए, अराउंड 48 रुपीज से लेकर 50 रुपीज के अराउंड मुनाफा वसूली करके साइड में बैठना चाहिए। अगर 50 रुपए के स्तर ऊपर में टूटते हैं तभी नया निवेश करना चाहिए, एल्स मुझे लगता है स्टॉक टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज कंसोलिडेट करेगा इन्हीं स्तरों के आसपास। दूसरी तरफ जेट एयरवेज की बात करें तो स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, नीचे में स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। अगर किसी को जेट एयरवेज में पोजीशन लेनी है तो नीचे में 382 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में नजर रखनी चाहिए 435 के स्तरों पर। अगर 435 के स्तर टूटते हैं तब स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब एक बड़ी तेजी शायद देखने को मिले। ओके, तो ये फिलहाल राय आती हुई जेट और स्पाइस जेट पर। लेकिन दो और स्टॉक्स जिसमें आज हम देख रहे हैं काफी ज्यादा रफ्तार बनती हुई दिखाई दी है, ओएनजीसी और गेल टॉप ट्रेड्स में शामिल हैं आज निफ्टी के 2% ऊपर दोनों काउंटर्स। जेके कहां पर आप तेजी की पोजीशन लेना प्रेफर करेंगे, गेल या ओएनजीसी? अगर आई वुड प्रेफर ओएनजीसी। आई थिंक गेल जिस हिसाब से अपसाइड में कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है और जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफी स्लाइड हुआ है, आई थिंक जहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन से अनवाइंड देखने को मिला है। बट ओएनजीसी में आई थिंक मोरलेस लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रहा है, बट इसमें भी ऊपर के कॉल में राइटिंग देखने को मिल रहा है। आई थिंक अपसाइड सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, ऊपर के सर पे आई थिंक 270 का लेवल देखने को मिल सकता है जहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। इवन नेक्स्ट सीरीज में भी इसमें 270 का कॉल में राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली मैं ये सलाह दूंगा कि आप फ्यूचर बाय कर दीजिए और ऊपर का कॉल बेच दीजिए, तो कवर्ड कॉल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बनाना बेहतर होगा शायद। ये राय आती हुई इंटरेस्टिंग बात हर्षा ये कि आज सारे के सारे सेक्टर्स हरे निशान में खुले हैं, कहीं भी एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जो जहां पर कुछ ज्यादा मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो काफी दमदार शुरुआत की और अच्छी बात है कि चौतरफा खरीदारी होती हुई दिख रही है। एक स्टॉक जो एक्शन में आज दिख रहा है मेरे रडार पर है वो है केपीआर मिल्स। यहाँ पर 1,18,000 शेयरों का एक कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बीएससी पर यह स्टॉक आज बड़े एक्शन में, देखिए 1.25 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम, जिसमें 1,18,000 शेयरों का एक बड़ा सौदा होता दिख रहा है। 0.31% यानी कि 1/4% से ज्यादा की हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है और ये काफी अच्छी साइज कही जा सकती है। लो इक्विटी बेस वाली कंपनी है, इक्विटी छोटी है, इसलिए 1,18,000 शेयर के सौदा भी आपको 1/4% से ज्यादा की हिस्सेदारी दिखा रहा है। तो 838 रुपए पर यह कारोबार हुआ है। यहाँ पर इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं मयूरेश फंडामेंटली आप? अनफॉर्चुनेटली नहीं करता मैं। कोई बात नहीं। केपीआर मिल्स के चार्ट्स देखकर बताएं राकेश, क्या राय रखते हैं यहाँ पर? वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल अनिल जी, वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखें 830 के ऊपर एक चार्ट्स के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है
स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में आया और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, फर्दर रैली मौजूदा स्तरों से 840 842 से रूल आउट नहीं की जा सकती है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 35-40 रुपीज का जंप मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। चलिए 35 से 40 रुपए की बढ़त आती हुई दिखाई दे सकती है और आज वो फंड एक्शन के चलते हुए स्टॉक 4% ऊपर है कारोबार के खुलते ही। दूसरे काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी हरकत, छोटे बैंक, सिंडिकेट बैंक देखिए 2% ऊपर, फेडरल बैंक में करीब 1.5 से 2% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया और ये सारे वायदे बाजार के ट्रेड स्टॉक्स हैं। इन दोनों में इस समय अगर किसी ने रणनीति लेनी हो तेजी की, आप क्या पसंद करेंगे लेना जेके? अगर फेडरल बैंक देखो, आई थिंक रिजल्ट के बाद में काफी हद तक गैप डाउन दिया है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट फेडरल बैंक में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में काफी हद तक शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन अभी भी स्ट्रक है। तो आई थिंक जो भी रैली है, इस रैली में आई थिंक लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो मैं फेडरल बैंक से दूरी रहने के लिए सलाह दूंगा। सिंडिकेट बैंक ओवरऑल स्टॉक अगर देखोगे तो पीएसयू स्पेस में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दे रहा है व्हेन कंपेयर टू द मिड कैप पीएसयू बैंक। आई थिंक स्टॉक में बहुत मिक्स बैक काइंड ऑफ ए पोजीशन है, तो आई थिंक ऑन प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली के हिसाब से आई थिंक स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ऊपर के स्तर पर आई थिंक 98 to 99 लेवल देखने को मिल सकता है बिफोर द एक्सपायरी। ओके, ये राय आती हुई इस वक्त। लेकिन स्टॉक्स में जो एक्शन दिख रहा है कमजोरी की तरफ, HCL इन्फो, हम पहले भी बात कर रहे थे, अब 7% कमजोर हो चुका है। राकेश, अगर खरीदना हो तो किन लेवल्स के आसपास आपको लगता है एंट्री करने का सही वक्त है? नतीजे भी कमजोर दिए हैं कंपनी ने। अनिल जी, अगर टेक्निकली देखें तो एक वी शेप रैली, जैसे पहले भी डिस्कस किया था, एक वी शेप रैली देखी थी। अगर हम टेक्निकली देखें तो 3840 से पहले कोई टेक्निकली कोई सपोर्ट नहीं आता है और मेरा ऐसा मानना है अगर किसी को खरीदारी करनी है तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। या तो कोई नया बेस बीच में बनता हुआ दिखे और उस बेस बनेगा तो टेक्निकल रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन शायद देखने को मिले। चलिए, बड़ी करेक्शन आने की पूरी संभावना है। स्टॉक में 7.5% नीचे है आज कारोबार की शुरुआत से ही। आइनॉक्स और पीवीआर की हम बात कर रहे थे, जहां पर एक तिमाही अच्छी रहने की पूरी उम्मीद है। आइनॉक्स आप देखिए स्टॉक 1.5% नीचे, लेकिन पीवीआर में कुछ एक्शन बढ़ता हुआ, लगभग 1% का इजाफा इसमें आ रहा है। धीरे धीरे करके चाल इसमें बढ़ रही है। राकेश, क्या खरीदेंगे पीवीआर को 856 पर? हर्षिता, अगर देखें तो पीवीआर का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, या तो गिरावट पे खरीदना चाहिए, एल्स मेरा ऐसा मानना है ब्रेकआउट की वेट करनी चाहिए। 855 856 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 863 के ऊपर स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर 863 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो 848 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और तब 863 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त सारे शेयर पर। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश, मयूरेश और जेके जैन, शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार और स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। अनिल, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते चीनी कंपनियों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है काफी ज्यादा तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। और एक स्पेसिफिक स्टॉक जिसकी बात राकेश बंसल कह रहे थे बाजार खुलने से पहले, दालमिया भारत शुगर स्टॉक में करीब 5% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये शेयर उन्होंने आपके लिए पिक किया था, वहां पर हम देख रहे हैं सीधा काफी एक्शन है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के नियमों पर स्टेट बैंक के MD वीजी कन्नन हमारे साथ होंगे। जानेंगे स्कीम कितनी फायदेमंद है, साथ ही AQF एडवाइजर्स के नितिन रहेजा भी देंगे साथ, और वो बताएंगे बढ़ते बाजारों में अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा ब्रेक, चल लौटेंगे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के सबसे बड़े बैंक SBI के MD वीजी कन्नन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कन्नन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जो वर्तमान में गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है उसकी जगह गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ऐलान RBI ने किया है। ये बताएं सर, आप जैसे बैंक्स पर इस नई स्कीम का क्या असर पड़ेगा और क्या कुछ इससे बदलाव होने वाले हैं? आज की तारीख में क्या है कि हम लोग मिनिमम डिपॉजिट जो लेते हैं 500 ग्राम के लेते हैं, और जिसके कारण क्या है कि सिर्फ बड़े बड़े लोग जिनको ऐसा लगता है कि ये ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, तो उनको लग रहा है कि चलो इसी बहाने हमको थोड़ा सा ब्याज भी मिल जाए तो रखते हैं। बट हो सकता है कि उससे कम वाले जो जिनके पास कम गोल्ड हो, 100 ग्राम 150 ग्राम, वो लोग अभी 30 ग्राम से ऊपर जो भी नया स्कीम के हिसाब से वो लोग भी रख सकते हैं।
एक ही सवाल उठता है कि क्या भारत की जनता अपने जो गोल्ड है, जो ज्वेलरी के सामान है, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड ज्वेलरी है, क्या उसको मेल्ट करने के लिए दे विल बी ईगर, और इन केस दे आर ईगर एंड इफ दे आर ऑलरेडी कीप इट इन द लॉकर में रखे हुए हैं, तो इसके स्कीम के तहत वो जमा कर सकते हैं। उससे काफी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, देश के लिए तो काफी फायदा होगा ही, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि 20,000 टन से ज्यादा गोल्ड इंडिया के पास है, घरों में है, तो उसको जो है कि डिमोनेटाइज किया जाए, देन इट विल बी यूजफुल टू द कंट्री, एंड जो इम्पोर्टिंग होता है वो काफी कम हो जाएगा। तो सरकार का तो इरादा यही था कि लॉकर में जो पड़ा हुआ सोना है उसको सिस्टम में लाया जाए, उस पर लोगों को एक ऑप्शन दिया जाए कि वो ब्याज कमा सके। लेकिन कन्नन साहब, क्या तय हो पाया है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे मिलेगा? देखिए, फिलहाल तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है हमको इंटरनेशनल बाजार में भी और लोकल में हम लोग जो दे रहे हैं कि 0.75%। जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्ड की जो रेट्स है काफी कम हो चुकी है। 4-5 साल पहले मुझे याद है कि करीब 1.2-1.5 तक था, एंड लार्ज अमाउंट के लिए हम तो 1.75 भी देते। लार्ज अमाउंट मतलब जिनके पास से 1 टन ज्यादा हो, बट गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट द रेट्स टू बी अराउंड दिस 0.75 ओनली and may not substantially go up. Right. But in case demand starts going up and we are in a position to offer at lower rates, then we can certainly start picking up and may have lower margins. एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें CRR FLR तो है लगेगा ही, तो जिसके कारण हमारा कॉस्ट तो वैसे रहेगा। तो वही कॉस्ट आपसे समझना चाह रहे थे सर कि जो गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा उस पर CRR लागू लगेगा, तो फिर आपका फिर कॉस्ट रेशियो कितना बदलेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा बैंक पर? फिलहाल के हिसाब से कि हमको जो है 0.75 to 1% हम लोग बोरो कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट से, और हम लोग आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द कॉस्ट एक्सेट्रा टू अगेंस्ट बैंक गारंटी जो गोल्ड मेटल लोन हम लोग देते हैं और 2.75 भी देते हैं, तो वी डोंट रियली एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मार्जिन बिकॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द गोल्ड एंड डिपॉजिट इन द बैंक्स आर सब्सटैंशियल, जिसके कारण सिक्योरिटी एक्सेट्रा, so therefore that's the lowest rate we can give. But going forward, if in case there's a huge amount of deposits coming in, we can say, but I think rates may not really go up in the short run. Okay. शुक्रिया कन्नन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस स्कीम पर पूरी अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। अनिल, लेकिन क्या 0.75% की दर पर लोग वाकई में अपना सोना लॉकर्स में से निकालकर उसको पिघलाने के लिए इस स्कीम में आगे सामने लेकर आएंगे? सवाल यही है। बहुत मुश्किल है। जिनके पास ज्वेलरी है और अगर आप ज्वेलरी मेल्ट करते हैं तो उसके बाद वैसे उसकी कीमत 20-25% कम हो जाती है, मेकिंग चार्जेस गया, प्योरिटी, वो सब मिलाकर देखा तो अगर किसी के पास वाकई में प्योर गोल्ड है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो 10-10 ग्राम के जो होते हैं वो अगर किसी के पास पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 30 ग्राम से भी शुरुआत कर सकते हैं, जो पहले आधा किलो की थी या 500 ग्राम की, पता नहीं, देखना होगा कितने लोग इसका फायदा उठा पाते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 दिग्गज टू व्हीलर कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। इन नतीजों के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, किस कंपनी में ज्यादा बेहतर एक्शन दिखता है, बता रही है सोनम मेहता। टू व्हीलर स्पेस की 2 दिग्गज कंपनियां हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं और ऑलरेडी बाजार में यहां पे कंपैरिजन शुरू हो गया है कि कौन सा शेयर बेहतर है इन स्तरों से खरीदने के लिए। नंबर्स की बात करें तो दोनों कंपनीज ने बेहतरीन नतीजे घोषित किए हैं, बल्कि दोनों कंपनियों ने ऑपरेशनली आउट परफॉर्म किया है, जबरदस्त मार्जिन क्लॉक किए। हीरो मोटो के मार्जिन में 230 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल, वही बजाज ऑटो के मार्जिन में 280 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के लिए बैक टू बैक दूसरा क्वार्टर है जहां पे कंपनी ने जबरदस्त मार्जिन क्लॉक किए हैं, वही बजाज ऑटो के लिए ये एक तरह की पेनल्टी है जहां पर पिछले तिमाही में बजाज ऑटो मार्जिन लेवल पर कमजोर रहा था। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में तो हीरो मोटोकॉर्प एक जबरदस्त पकड़ रखता है, बल्कि डोमेस्टिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर 52% पे है, वही बजाज ऑटो का मार्केट शेयर सिर्फ 18% पर है। लेकिन बजाज ऑटो पीछे नहीं है, क्योंकि बजाज ऑटो एक्सपोर्ट मार्केट में काफी आगे है, बल्कि उनके जो कुल वॉल्यूम्स है
उनमें से 50% कंट्रीब्यूशन सीधा एक्सपोर्ट से आता है, बल्कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 से 3% का है। अब इन दोनों कंपनीज के शेयर्स की बात करें तो हाल ही में जो रूरल डिमांड को लेकर कमजोरी दिखी और साथ ही मॉनसून को लेकर जो सारी दिक्कतें सामने आई, इससे हीरो मोटोकॉर्प का शेयर काफी करेक्ट हुआ, बल्कि YTD मतलब इस साल कंपनी ने लगभग 16% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। वही बजाज ऑटो के शेयर अब भी 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। इसका मतलब बजाज ऑटो काफी प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशंस दोनों के काफी हाई लेवल्स पर है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों के बीच जो वैल्यूएशन का गैप है वो अब खत्म हो रहा है, और बल्कि हीरो मोटोकॉर्प फिलहाल बजाज ऑटो से थोड़ा सा सस्ता है। इंपॉर्टेंट यह है कि हीरो मोटोकॉर्प डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ रखता है, अब एक्सपोर्ट मार्केट में पूरी तरह एक्सपैंड कर पाएगा। वही बजाज ऑटो एक्सपोर्ट्स में ऑलरेडी अच्छी पकड़ रखता है, तो डोमेस्टिक मार्केट में उनको अपनी जगह बनाना जरूरी होगा। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक्स और दोनों के बीच में बेहतरीन मुकाबला परफॉर्मेंस को लेकर। बाजार की परफॉर्मेंस इस बीच काफी बेहतर है, 200 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 8300 के पार खुलकर टिकता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती है, 150 पॉइंट से ज्यादा की। बाजार में काफी अच्छा माहौल है। अब आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ AQF एडवाइजर्स के नितिन रहेजा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है नितिन, आपका बताएं क्या लग रहा है बाजार के डायरेक्शन को लेकर? 8000 के बाद से हर 100 पॉइंट को बाजार थोड़ा वक्त देकर पार करता हुआ दिख रहा है। क्या ये समझना चाहिए कि ट्रेंड ऊपर का ही है, और ऐसे में कितनी और मजबूती आपको बाजार में आती हुई दिखती है यहां से? देखिए, ये बाजार एक रेंज बना के चलता रहता है। तो पहले जो हमने एक निचला रेंज देखा था 7500 और 8100 के करीब, वो रेंज अब बाजार ने क्लियरली तोड़ दिया है रिजल्ट्स के उम्मीद पे कि रिजल्ट्स को काफ़ी डिस्काउंट करना शुरू कर चुके हैं, और वी आर वाचिंग कि हाउ द रिजल्ट्स विल टर्न आउट। तो इसके चलते हुए मुझे ये लगता है कि ये बाजार एक नया रेंज ढूंढ रहा है बनाने के लिए, जो 8100 से ऊपर होके कहाँ तक जा सकता है कहना बड़ा मुश्किल है। ये रिजल्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट सीजन है वो अब तक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक मेरे हिसाब से नथिंग रियली एक्साइटिंग टू सेट ए बिग ब्रॉडर अपवर्ड ट्रेंड एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न। पर तो मेरे हिसाब से ये जो मार्केट है वो अभी भी एक्शन जो आपको दिखेगा स्टॉक स्पेसिफिक दिखेगा, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग विल बी द नॉर्म एटलीस्ट इट सीम्स द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। नितिन, आपने कहा अब तक के जो नतीजे आए हैं वो एवरेज रहे हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी प्रदर्शन बेहतर होता है तो क्या फिर बाजार की पूरी क्षमता है कि हम 8500 की तरफ बढ़े? क्योंकि आज के मूव के बाद 8300 के ऊपर की ओपनिंग के बाद ज्यादातर तकनीकी जानकार हो या फिर वायदे बाजार के जानकार हो, वो 8500 पर अपनी नजरें बनाए बैठे हैं। कितना पॉसिबल है उन लेवल्स तक पहुंचना, फंडामेंटली बताइए। देखिए, 8500 अगर हम यहाँ से देखें तो यू आर टॉकिंग ऑफ मे बी अनदर 2 या 3% की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही लाइकली है, हो सकता है। क्लियरली जो नतीजे हैं वो उसको डिटरमाइन करेंगे, पर क्लियरली ये जो बाजार एक नया रेंज जैसे मैंने कहा बनाने की दिखा रहा है कि नया रेंज बना रहा है। उस रेंज का जो अपर बैंड क्या होगा वो अभी कहना मुश्किल है। तो इसके चलते जैसे आप कह रहे हैं 8500 भी हो सकता है वो रेंज इस हिसाब से। पर ये जो अब हमने थोड़े से नतीजे देखे हैं, अब जो नेक्स्ट 15 दिन में देखेंगे तो काफ़ी सारे नतीजे आएंगे। तो मेरे हिसाब से उसमें आपको पता चलेगा क्लियरली कि बाजार का जो रुझान है वो 8500 की तरफ है कि मोर लाइक 8100 8300। ओके, लेकिन बैंकिंग शेयरों पर आप क्या राय रखते हैं फिर उस लिहाज से, जिस तरह के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो नतीजे आए हैं उस लिहाज से क्या कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और क्या खरीदारी के संकेत हैं? क्या पसंद है आपको प्राइवेट स्पेस में? देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने क्लियरली दे हैव शोन द रेजिलियंस इन सच ए मार्केट। अगर आप देखें, चाहे वो आप जो बड़ी NBFCs भी है जिनके नतीजे आए हैं, दे हैव शोन द रेजिलियंस एंड दे हैव शोन ग्रोथ एज फार एज दिस मार्केट इज कंसर्न। तो हमारा व्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे अभी भी पॉजिटिव है। अगेन विद इन दोज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स
आपको उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखना होगा। कहीं कहीं ऑलरेडी डिस्काउंटिंग आ चुकी है, कहीं कहीं डिस्काउंटिंग अभी तक नहीं आई है, तो मेरे हिसाब से इट विल बी अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, बट एज अ सेक्टर आई थिंक वी लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, आपको निजी बैंक पसंद है और यहाँ पर आपको उम्मीद है कि बेहतर रिटर्न मिलेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी पर अब आपकी क्या राय बन रही है? क्योंकि अब तक के जो नतीजे आए हैं उसमें साफ है कि थोड़ा सा प्रेशर इन कंपनियों की अब तक की तिमाहियों में था, और वैसे भी सेकेंड हाफ को लेकर कम वर्किंग डेज होते हैं तो ज्यादा ऑप्टिमिज्म, ज्यादा सकारात्मक रुझान नहीं रहता है। तो क्या यहाँ से आप कुछ पोजीशन रखना पसंद करेंगे, उसके फेवर में रहेंगे टेक्नोलॉजी कंपनियों के, या फिर यहाँ से पैसा निकालकर किसी हाई बीटा क्षेत्र में डालें तो वहां पर बेहतर रिटर्न मिलेंगे? जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, जो टेक्नोलॉजी के जो दिग्गज कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं, वहां पे वापस आपने एक बड़ा मिक्स ट्रेंड देखा है। बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखें जितनी भी बड़ी कंपनियां थी उनके रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग आए हैं, चाहे टीसीएस, एचसीएल टेक, या तो आगे के क्वार्टर्स के ऊपर एक कंसर्न नजरता हुआ है। वहां पे वही उसी सेक्टर में हमने जो थोड़े से मिड कैप का जो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स देखे हैं, वो काफी अच्छे दिखाई पड़े हैं सिलेक्टिवली। चाहे आप माइंडट्री पकड़े, चाहे आप एम्फेसिस को देखें या केपीआईटी, तो मेरे हिसाब से अगेन जैसे मैंने कहा कि वो आपको टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम निवेश वी विल कीप बीइंग इन्वेस्टेड, बट स्टॉक स्पेसिफिकली और बेस्ड ऑन द करंट रिजल्ट मोर मिड कैप फोकस्ड। कैप कंपनी में ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन टू व्हीलर स्पेस में दो दिग्गज कंपनियां हीरो मोटो और बजाज ऑटो, जिसकी हम चर्चा कुछ ही देर पहले कर रहे थे, और यहाँ पर आप देखिए सितंबर तिमाही में आप हीरो मोटो कॉप के नंबर्स देखें तो अच्छे रहे हैं, और यही प्रदर्शन बजाज ऑटो की ओर से भी देखने को मिला है। अगर किसी ने एक चुनना है स्टॉक, आप कहां पर ज्यादा तवज्जो देंगे, कहां पर बेहतर रिटर्न्स बनने की संभावना है नितिन टू व्हीलर्स में? देखिए, हमको एक्चुअली टू व्हीलर स्पेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा सा इस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना होगा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेना होगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो टू व्हीलर्स कंपनीज के जो रिटर्न्स रहे हैं फॉर शेयर होल्डर्स हैव नॉट बीन वेरी गुड, बिकॉज जो वॉल्यूम नंबर्स है वो मोर लाइक सिंगल डिजिट ग्रोथ नंबर्स दिखाई पड़े हैं एंड सच। तो उस पर अगर आप, और प्लस ये जो रूरल इकोनॉमी का ओवरहैंग ड्यू टू वीक मानसून आ चुका है, तो वो थोड़ा सा इस कंपनीज के ऊपर एक ओवरहैंग रहेगा। बट अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना चाहे, बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड कंपनीज। आई थिंक बोथ आर दोनों कंपनी की वैल्यूएशंस I would say fair to from a longer term perspective they look good, और दोनों के अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं। एक जो डोमेस्टिक मार्केट का दिग्गज है, एक एक्सपोर्ट बिजनेस ग्रो कर रहा है फॉर एन इंजन ऑफ ग्रोथ, दूसरा जो है वो वो अपने मोटरसाइकिल बिजनेस में रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है टू ब्रिंग मोर फोकस इन द ग्रोथ सेगमेंट। पर ओवरऑल हमारी व्यू दोनों पे लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। ओके, टेलीकॉम स्टॉक्स पर नितिन आपसे राय लेना चाहूंगा, खासतौर से आइडिया के नतीजों के बाद बड़ी निराशा लगी, सब तरह से नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आइडिया, भारतीय इन शेयरों पर क्या राय रखते हैं, और क्या खरीदने लायक हैं या फिर दूर रहना चाहिए? बाय एंड लार्ज ये क्षेत्र में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं और कंटिन्यूस आते जा रहे हैं और डेवलपमेंट्स आ रही हैं। नया एंट्रेंट आ रहा है स्पेशली इन द डेटा स्पेस, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा प्राइसिंग पे, क्योंकि अगर ये क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो क्लियरली वॉइस इज अंडर प्रेशर, बट डेटा हैज बीन द सेवियर फॉर मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज। आगे जाके जब कि जो नया एंट्रेंट आ रहा है और जो डेटा में एंट्री ज्यादा फोकस कर रहा है, वो किस किस्म की प्राइसिंग लाता है, क्या प्रेशर लाता है डेटा पे, वो देखना होगा। और अगेंस्ट दैट these companies are also having debt for the recent spectrum auction, payouts are happening. तो मेरे हिसाब से ओवरऑल हमारा व्यू इस सेक्टर पे पॉजिटिव नहीं है, एंड वी वुड रादर स्टे अवे।
ओके, तो टेलीकॉम से दूर रहने की सलाह इस समय, क्योंकि नतीजे खराब रहे हैं और यहाँ पर किसी तरह की विजिबिलिटी नहीं है कि आगे कुछ बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। शुक्रिया नितिन हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए बाजारों पर। आज हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते सेंसेक्स निफ्टी की चाल पर एक बार फिर नजर डाल लीजिए। 216 अंकों का इजाफा सेंसेक्स दिखा रहा है। निफ्टी 8,300 के ऊपर खुला, 8,312 के लेवल पर इस समय है। छोटे मझौले काउंटर्स में भी आधे % तक का इजाफा, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए 171 अंकों की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। लेंगे एक ब्रेक, आके HDFC सिक्योरिटीज की पिक्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे पराग ठक्कर और वो आपके लिए चुनेंगे 2 ऐसे शेयर जहां पर दमदार कमाई की पूरी संभावना है इस ब्रेक के बाद। 250 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 65 अंकों की मजबूती। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अब वक्त है हमारी खास सीरीज का, जहां पर हम दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज से कह रहे हैं कि आपको कहां दिखते हैं निवेश के मौके अच्छे शेयरों में जहां पर पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज के सेल्स हेड पराग ठक्कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पराग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार, बताएं पहला स्टॉक कौन सा है जो आप खरीदारी की राय देंगे निवेशकों को? मेरे हिसाब से लार्ज कैप में जो सबसे सेक्युलर अपॉर्चुनिटी है वो पावर ग्रिड में है, बिकॉज मेरे हिसाब से इट्स अ कंप्लीट मोनोपोली और आगे जाके जो बिड्स ओपन, जो बिडिंग के थ्रू ऑर्डर्स अवॉर्ड हो रहे हैं उसमें भी पावर ग्रिड का शेयर सबसे ज्यादा है, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में सबसे ज्यादा है। और प्लस उनको 2019 तक रेगुलेटेड ROE मिलता है अराउंड 15.5%, और हर साल उनकी अर्निंग्स 15 से 18% ग्रो करेगी। और पी मल्टीपल अगर FY17 अर्निंग पे देखें तो सिर्फ 10 का है। प्राइस टू बुक अराउंड 1.4 है। तो मेरे हिसाब से जिस कंपनी की एन्युइटी कैश फ्लो हर साल अगर 15 से 18% ग्रो कर रही हो, वो अगर 10 के पी पे मिले, और जो एक तरह की मोनोपोली है और आगे जाके भी उनका शेयर सबसे ज्यादा रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे सेफ और सबसे सही होगा लार्ज कैप स्पेस में। ओके, लार्ज कैप स्पेस में पावर ग्रिड ये है पहली पसंद HDFC सिक्योरिटीज की। इसके अलावा आपको कहां पर मौके लग रहे हैं? क्या मिड कैप में भी आपने कुछ खास ऐसा सेक्टर चुना है या फिर कोई स्टॉक? डेफिनेटली, तो रोड कंस्ट्रक्शन EPC कॉन्ट्रैक्ट्स एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से अगले 1 साल में 1.25 लाख करोड़ के ऑर्डर्स बिड आउट होंगे। तो इसमें जो छोटी छोटी कंपनीज है जिनके टर्नओवर 2,000 करोड़, 2,500 करोड़, 3,000 करोड़ है, उनको एक सिंगल ऑर्डर आप देखेंगे 1,000 करोड़, 1,200 करोड़ के आएंगे। और ऐसे तो मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल में ये जो एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप, मिड कैप रोड कंस्ट्रक्शन EPC कंपनीज है वो काफी बड़ी बन जाएगी। तो उसमें हम पहले से ही KNR कंस्ट्रक्शन पे काफी बुलिश है। बीच में हमने IT3 सीमेंटेशन कवर किया था। तो ये सब कंपनीज में एक तो EPC होता है, तो यू हैव टू जस्ट गो बाय ऑर्डर बुक एंड मार्जिन्स। उसमें BOT स्टॉक्स जो होते हैं उसमें काफी दिक्कतें आती है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग देयर एक्चुअल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज काफी बैक एंडेड कैश फ्लो होता है और शुरुआत में डेट के कारण इंटरेस्ट कॉस्ट काफी ऊपर होता है। तो हमारा ये नजरिया है कि रोड कंस्ट्रक्शन EPC कंपनीज अगर आज भी आप ले ले तो डेफिनेटली 1-2 क्वार्टर अगले अर्निंग्स कम दिखेगी, बिकॉज वो पिछली साल की ऑर्डर बुक को रिफ्लेक्ट करता है। अभी जो ऑर्डर बुक बन रही है वो FY17-18 में रिफ्लेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन एंड सो क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सेक्युलर अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो KNR कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन की ये कंपनी काफी बेहतरीन नजर आती है। निवेश के लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक रिवाइवल होता तो इस तरह की कंपनी को बड़ा फायदा होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। एक और स्टॉक या सेक्टर कहूं जो आपको पसंद है, शुगर। काफी एक्शन हो रहा है, स्टॉक निचले स्तरों से काफी उछाल भी दिखा चुके हैं। क्या अब भी आपको लगता है शुगर शेयरों में खरीदारी का मौका है? यदि हाँ तो कहां खरीदारी करेंगे आप? इसमें हम एक बलरामपुर चीनी कवर करते हैं और वो स्टॉक काफी, मतलब सबसे पहले ही अगर कोई शुगर कंपनी होगी जो प्रॉफिट में आएगी तो मेरे हिसाब से वो होगी, बिकॉज उसमें एथेनॉल और पावर से वो कम से कम 350 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी कमा रहे हैं। तो लास्ट ईयर शुगर में लॉसेस थे। यूपी में शुगर के प्राइस जो 25 रुपए थे वो 27.5 हो चुके हैं। 29 होते ही उनका शुगर में ब्रेक इवन आ जाता है। और ग्लोबली जो ये अल नीनो फियर्स है, ब्राजील का प्रोडक्शन कम है, तो ऑलरेडी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल शुगर में सरप्लस या तो काफी कम होगा या तो डेफिसिट हो जाएगी ग्लोबली। तो अगर नेसेसरी फूड जैसी नेसेसरी कमोडिटी अगर थोड़ा सा भी डेफिसिट का व्यू आता है तो मेरे हिसाब से चाइना या वो सब कंट्रीज भी बाइंग में आ जाएगी ग्लोबली मार्केट्स में। तो आई थिंक शुगर के लिए आउटलुक काफी पॉजिटिव बन रहा है काफी टाइम के बाद।
और बलरामपुर चीनी एक कंपनी है जिसमें हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, बलरामपुर चीनी में निवेश करने के लिए। इस बीच एक स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा में यहाँ पर बड़ा से एक सौदा मेरी स्क्रीन पर होता हुआ नजर आ रहा है और ये हुआ है 0.12% इक्विटी बदले 3,15,000 शेयरों का कारोबार हुआ है एनएससी पर ये स्टॉक देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर बड़ा कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 1,041 रुपए पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा। तो ग्लेनमार्क में एक ट्रेड वॉल्यूम के लिहाज से आज एक्शन होता हुआ दिखा, जहां प्राइस एक्शन भी है लगभग 2.5% के आसपास की तेजी ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी अच्छी मजबूती होती दिख रही है। फार्मा स्पेस में कुछ मिड कैप फार्मा स्टॉक्स पसंद है या ग्लेनमार्क पर कोई राय रखते हैं? फार्मा में हमारा कवरेज बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए मैं फार्मा में कोई खास रिकमेंडेशन नहीं करना चाहूंगा। खाली मेरा ये व्यू है कि लार्ज कैप फार्मा काफी ओवर वैल्यूड टेरिटरी में है। तो मेरे हिसाब से अगर सेक्युलर अपॉर्चुनिटीज जो बिजनेसेस काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, वैसे बिजनेसेस जैसे कि मैंने बताया पावर ग्रिड हुआ है या रोड ईपीसी कंपनीज, उसमें मेरे हिसाब से काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फार्मा में डेफिनेटली अप्रूवल्स, एफडीए विजिट्स, 483 ऑब्जर्वेशंस, ये सब काफी कॉम्प्लिकेशन है और वैल्यूएशन इस तरह का रिस्क को प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं। कोई और ऐसे क्षेत्र जहां पर आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है, जहां से लोग अब थोड़ा अपना ध्यान हटाएं और जैसे आपने कहा ईपीसी कंपनियां हो, पावर कंपनियों में और जोर दिया जा सकता है, कहां से पैसा निकालेंगे? तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है और काफी लास्ट 2-3 महीने से ये मानना है कि जो लास्ट साइकिल के काफी चले हुए सेक्टर्स है और जिसमें ओवर ओनरशिप काफी ज्यादा है, जैसे कि आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, वहां से डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का केस बनता है। बिकॉज आईटी में आप देखिए कि गाइडेंस धीरे धीरे म्यूटेड होते जा रहा है सेकेंड हाफ के लिए। वैसे भी Q3 सीजनली वीक क्वार्टर होता है। फार्मा में डेफिनेटली ड्यू टू वैल्यूएशन, एफएमसीजी में वैल्यूएशन काफी ज्यादा है और सामने ग्रोथ काफी कम है। प्लस रूरल इंडिया इज शोइंग वेरी वीक ट्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से ये 3 सेक्टर से पैसा निकाल के इन्वेस्टर को बहुत ही सिलेक्टिव रह के, बिकॉज सी आईटी, फार्मा, एफएमसीजी में हाई क्वालिटी स्टॉक्स काफी ज्यादा है, जबकि ये सब सेक्टर्स जो मैं बता रहा हूं उसमें हाई क्वालिटी स्टॉक्स काफी कम है। तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। ऐसा नहीं है कि सारे ही आईटी, फार्मा, एफएमसीजी स्टॉक्स बेच दो और सारे ही रोड ईपीसी कंपनीज खरीद लो। बट डेफिनेटली मेरे हिसाब से रोड ईपीसी कंपनीज जहां वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेटर है, बैलेंस शीट ठीक है और प्रमोटर का इंटेंशन शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करना है, अगर तो अपॉर्चुनिटी साइज इतनी बड़ी है कि इसमें मल्टीबैगर्स बन सकते हैं। ओके, शुक्रिया पराग सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बेहतरीन पिक्स देने के लिए। तो पराग ठक्कर यहाँ पर कहते हुए पावर ग्रिड और साथ ही KNR कंस्ट्रक्शन, ये 2 स्टॉक हैं। और अगर शुगर शेयरों में भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो फिर बलरामपुर चीनी तीसरा स्टॉक है जहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं। निवेश के लिहाज से साल भर का व्यू रखें और निवेश करें इन सारे शेयरों में। 235 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी पर मजबूती लगभग 62 अंकों की। अच्छी बात है कि 8,300 के पार खुलने के बाद एक भी बार बाजार ने उस लेवल को निफ्टी पर तोड़ा नहीं। आज का लो देखिए 8,305 का है। हाई जो पहला लेवल हम कह रहे थे 8,325 के आसपास का बनता है, वहीं पर हाई बनाया है 8,328 का हाई बनाया है। और आप देखिए अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी में भी लगभग 1% के आसपास की तेजी और लगभग सारे ही सेक्टर्स आज हरे निशान में ट्रेड करते दिख रहे हैं। हर्षिता जी हाँ, और जहाँ पर खासतौर से प्रदर्शन कंपनियों का अच्छा रहा है इस तिमाही में, वहाँ पर हमने देखा है आज स्टॉक्स में और भी बढ़त आती हुई दिखाई दी और इसमें KPI की कमेंट सबसे आगे है, जहाँ पर काफी असर देखने को मिली है। डेल्टा कॉप इस बार तिमाही नतीजे अच्छे थे तो स्टॉक में हमने देखा है काफी तेजी के साथ शुरुआत हुई है। कैडिला हेल्थ केयर देखिए 2-2.5% ऊपर है। तो मिड कैप साइड पर जहाँ पर भी हमने देखा है बढ़िया नतीजे देखे गए, वहां पर एक थम्स अप जरूर मिला है बाजारों की ओर से। और यही वजह है कि स्टॉक स्पेसिफिकली मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा है, भले ही इंडेक्स करीब 60 पॉइंट ऊपर ही इस समय दिखाई दे। तो एक दिन की छुट्टी के बाद हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों ने दमदार शुरुआत की और बड़े अहम लेवल 8,300 के पार निकले भी हैं, टिके भी हैं और बैंक निफ्टी से लीडरशिप भी आती दिख रही है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ क्योंकि नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट में आज कैसी शुरुआत देखने को मिलेगी। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, तो
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम पिछले एक हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। कॉमेक्स पर फिलहाल इसमें $11.70 के नीचे कारोबार हो रहा है। इस हफ्ते के दौरान सोने में करीब 1.5% की गिरावट आ चुकी है। तो हम जहां सोने को देख रहे थे एकदम राइड कर रहा था, अब वहां गिरावट दिख रही है। हालांकि अब निचले स्तर पर हल्की सी रिकवरी भी दिखने लगी। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में आज शानदार रिकवरी आई है। $1 की कीमत $64.80 के पास आ गई है। इसमें करीब आधे % की मजबूती देखने को मिल रही है। दूसरी ओर त्योहारी सीजन के ठीक पहले घरेलू बाजार में सोना करीब $10 प्रति ऑन्स के डिस्काउंट पर बिक रहा है। हालांकि कच्चे तेल में बढ़त देखने को मिल रही है। NYMEX पर कच्चे तेल का दाम करीब आधे % बढ़कर $45 के पार चला गया है। ब्रेंट क्रूड में भी बढ़त पर कारोबार हो रहा है। हालांकि इस हफ्ते करीब 4% की गिरावट आ चुकी है। वहीं LME पर कॉपर में पिछले एक महीने के दौरान सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे हफ्ते के दौरान कॉपर करीब आधे % कमजोर हो गया। इस बीच गुजरात में भी दालों पर स्टॉक लिमिट लग गई है। हालांकि वहां इंपोर्ट को स्टॉक लिमिट में छूट मिली हुई है। ऐसे में देखना होगा कि आज घरेलू कमोडिटी बाजार की शुरुआत किन लेवल्स पर होती है। और एक अहम बैठक आज दाल को लेकर वित्त मंत्री भी करने वाले हैं, उसका भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और जाहिर तौर पर इस अपडेट के बाद हम दालों के कीमतों में कुछ मोमेंट देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इंटरनेशनल क्यूज मिल रहे हैं बहुत ही मिले जुले हैं। सोने और चांदी में हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन वहीं कमोडिटी बाजार, भारतीय कमोडिटी बाजार किस तरह से खुलते हैं, किन ट्रिगर्स का असर यहां देखने को मिलेगा। क्रूड में जो तेजी हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स पर दिख रही है, क्या वही यहां पर भी रिफ्लेक्ट होंगे। सोना किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि अभी इस त्योहारी सीजन में सभी खरीदना चाहते हैं सोना। भारत में तो इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन विदेशों में नहीं। तो कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं और कैसी है ओपनिंग जानते हैं मेरे सहयोगी आशीष से। गुड मॉर्निंग आशीष। हाय, गुड मॉर्निंग प्रियंका। और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। जैसे प्रियंका हाईलाइट कर रही थी, कच्चे तेल इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट आधे से 1% के आसपास का उछाल, और भारतीय बाजारों में भी 1% से 1% के आसपास की मजबूती के साथ शुक्रवार को शुरुआत होती हुई ₹25 ऊपर 29.76 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ। ध्यान रखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में लगातार ये दूसरा कारोबारी सत्र है जब कच्चे तेल में जो गेन्स हैं वो बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं गेन्स एक्सटेंड हो रहे हैं। क्यों? हालांकि कच्चा तेल बहुत ज्यादा डिमांड साइड ड्रिवन नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में आर्थिक आंकड़े आए हैं, जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए हैं जो कि इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं अच्छा खासा, उसके बाद काफी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, और इन टर्न उसका फायदा कमोडिटी मार्केट्स में खासतौर पर कच्चे तेल को मिलता हुआ। इसके अलावा ECB यानी कि यूरोपियन कमर्शियल बैंक के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो बड़े इंकरेजिंग है। फर्दर स्टिमुलस, ज्यादा राशि, धनराशि ग्लोबली आती हुई नजर आएगी, उसका फायदा ऑल मार्केट्स को मिल रहा है। पर एक कंसर्न है, क्यों बहुत ज्यादा मजबूती नहीं है, क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और अभी भी वो जो ओवर सप्लाई ग्लट जिसे हम कहते हैं, डिमांड से कहीं अधिक सप्लाई का डर है, वो अभी भी बना हुआ है। तो वो एक ओवरहैंग है आज, लेकिन क्योंकि आर्थिक आंकड़े और स्टिमुलस की बातें सामने आई हैं, कच्चे तेल में एक रिबाउंड है इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में इंटर्न। नेचुरल गैस लेकिन 1% के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में कमजोरी के साथ कामकाज कर रही है। भारतीय बाजारों में भी 3/4% का दबाव, ₹1.20 नीचे 153.50 के लेवल्स पर यहां पर शुरुआती टिक आता हुआ। सोना आपकी स्क्रीन पर एकदम सपाट 26,880 के लेवल्स पर कामकाज, ₹15 के आसपास की मजबूती है भारतीय बाजारों में। सिमिलर ट्रेंड हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने में आता हुआ देखा है। इनफैक्ट इस हफ्ते के लोअर लेवल्स के आसपास सोना इस समय कामकाज कर रहा है। पिछले 2 हफ्तों से वीक ऑन वीक हम हाईलाइट कर रहे थे कि सोने में मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था। शायद इस हफ्ते वो ब्रेक होता हुआ नजर आए, क्योंकि अब तक इस हफ्ते सोने में 1% के आसपास का दबाव देखने को मिला है। तो ये वीक ऑन वीक इस बार शायद निगेटिव रिटर्न सोना देता हुआ नजर आए। और क्यों दबाव आना शुरू हो गया इन लेवल्स के आसपास? एक जो डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है वो दिक्कत की बात है। दूसरा, जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस फिर से एक बार बूस्टअप हो रही है कि अमेरिका में ब्याज दरें शायद बढ़ सकती हैं इस साल। ध्यान रखें, अब तक तो दिसंबर पूरी तरह से रूल आउट वैसे भी नहीं हुआ है कि ब्याज दरें यूएस में ना बढ़ेंगी, लेकिन जिस तरह से वो हाउसिंग डेटा अमेरिका में आया बड़ा स्ट्रांग था, जिस तरह से वो लेबर मार्केट का डेटा है, मैंने जॉबलेस क्लेम्स की बात करी, वो बड़ा स्ट्रांग दिखा रहा है। तो अभी भी आउट ऑफ इक्वेशन दिसंबर नहीं गया है। उसके चलते थोड़ा सा दबाव आप सोने में आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि सोना एक नॉन यील्डिंग एसेट है। तो अमेरिका में अगर ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा तो सोने की अपील उतनी ही कम होगी। तो ये दिक्कत की बात है सोने के लिहाज से। भारत में तो ध्यान रखें, फेस्टिव डिमांड आती है इस टाइम पे, पर इस टाइम मैं पढ़ रहा था बड़ी ठंडी फेस्टिव डिमांड है, बड़ा ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसलिए इंटरनेशनल बेंचमार्क से भारत में सोना अच्छे खासे डिस्काउंट में, लंदन के मुकाबले तो मेरे ख्याल से $10 प्रति आउंस के आसपास का डिस्काउंट भारत में देखने को मिल रहा है। ये एक और दिक्कत की बात है। सोना एकदम सपाट। चांदी आपकी स्क्रीन पर 50 पैसे
50 रुपए के आसपास की मजबूती है। 36,970 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड्स होते हुए। बेस मेटल्स, और बेस मेटल में भी ध्यान रखें, बीते एक महीने का मैं देख रहा था बिगेस्ट वीकली लॉस हो सकता है। इस हफ्ते अच्छा खासी कमजोरी के साथ बेस मेटल्स कामकाज कर रहे हैं, और दिक्कत की बात है जो चाइना से आंकड़े आ रहे हैं। कॉपर आपकी स्क्रीन पर आया था हल्के लाल निशान के साथ कामकाज, इंटरनेशनल मार्केट में भी लाल निशान पर ट्रेड हो रहा है। एल्यूमिनियम आपकी स्क्रीन पर है, और इस हफ्ते के आसपास मेरे ख्याल से 4 से 5% के आसपास एल्यूमिनियम में भी कमजोरी आई है आज, लेकिन एकदम सपाट 10 पैसे के आसपास की मामूली गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ। इसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों दबाव में है। निकेल हम देख रहे हैं एकदम सपाट 50 पैसे, लेकिन बढ़त के साथ इस समय कामकाज हो रहा है। लेड में आधे % की कमजोरी, 60 पैसे नीचे कमोडिटी खुलती हुई। जिंक में हम देख रहे हैं 10 पैसे के आसपास का दबाव, 112 रुपए 60 पैसे पे शुरुआती कामकाज आता हुआ। एग्री कमोडिटीज की तरफ मूव करिए, वहां पे किस तरह का रुझान है, किस तरह की ओपनिंग हो रही है, क्विकली उसका एक चेक ले लीजिए। एग्री कमोडिटीज आपको याद होगा वेडनेसडे को अच्छी खासी मजबूती के साथ ज्यादातर एग्री स्पेस में कमोडिटीज कामकाज कर रही थी। सोयाबीन आज लेकिन 0.25% की कमजोरी, 73 रुपीज नीचे खुलता हुआ। सोया ऑयल में हम देख रहे हैं 2/3% का दबाव, ऑलमोस्ट 4 रुपए की कमजोरी, 628 रुपए 70 पैसे पे शुरुआती कामकाज। मस्टर्ड सीड में 1% से ज्यादा का दबाव आ चुका है, 52 रुपए नीचे, 5000 के लेवल्स पे कमोडिटी ट्रेड कर रही है। चने में ऑलमोस्ट 2.5% की कमजोरी, 125 रुपए नीचे, 4790 के लेवल्स हैं। कोरिएंडर 470 460 रुपए का दबाव आता हुआ, तगड़ा प्रेशर कोरिएंडर में आया है। जीरा 55 रुपए के आसपास की कमजोरी, 1/3% का दबाव है, 15,950 के लेवल्स पर यहां पे शुरुआती कामकाज। रुपये में क्विकली एक चेक ले लीजिए, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनली मजबूत होता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन रुपया आपकी स्क्रीन पर आएगा 64.85 के लेवल, 65.12 के लेवल्स पर प्रीवियस क्लोजिंग थी। क्यों मजबूती आ रही है? एक तो ध्यान रखें इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट्स में इनफ्लोज आ भी रहे हैं, आने बढ़ने की उम्मीद भी है, क्योंकि ग्लोबली स्टिमुलस आता हुआ, उसके चलते रुपया स्ट्रेंथन लगातार मजबूती के साथ कामकाज करता है, और अब 65 के कहीं नीचे 64.85 के लेवल्स, ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की मजबूती के साथ रुपया कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए आज कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग समझने और आज के लिए रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ निर्मल वन कमोडिटीज के कुणाल शाह जुड़ रहे हैं। कुणाल, सबसे पहले तो रुपये पे आपसे चेक ले लूं, क्या लग रहा है सर? आधे % के आसपास की मजबूती है, इकोनॉमी के लिहाज से बुरा है, लेकिन आपको क्या लगता है यहां से और दबाव रुपए में आएगा या फिर और ये मजबूती कायम रहने वाली है? कुणाल से शायद मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन रुपए में अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। भारत में मैं आपको बता रहा था फेस्टिव डिमांड इस बार आमतौर पे इस समय के आसपास भारत में जो फेस्टिव डिमांड या फेस्टिव सीजन आ रहा है उसकी डिमांड मार्क पिकअप दिखाती है, लेकिन इस बार पिकअप बहुत ही कमजोर है। बड़ा ल्यूकवार्म रिस्पांस जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है, और इसलिए डिस्काउंट भी बढ़ता हुआ इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के मुकाबले। कुणाल शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, इससे पहले मैं कमोडिटी मार्केट पे ब्रॉडली आपसे राय लूं, पहले रुपया आधे % के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है, क्या लग रहा है सर? जी, ओवरऑल यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन इमीडिएटली नहीं लग रहा है, इवन दो द इनफ्लोज आर वेरी रोबस्ट। डॉलर इंडेक्स जो हिसाब से स्ट्रांग हुआ है वो हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ से मैक्सिमम 10 से 15 पैसे की और आपको मजबूती देखने मिल सकती है। वहां से आपको बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। 64 मुझे लगता है कि 15-20 पैसे से ज्यादा आपको डेफिनेटली कोई ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगी। और अब कुणाल, गुड मॉर्निंग, प्रियंका बोल रही हूँ। सोने में आपसे बात करेंगे, फिर से रिकवरी यहाँ पर लौटती हुई नजर आ रही, कितनी टिकाऊ दिख रही है ये, और आज इसमें क्या करने की सलाह देंगे? फेस्टिवल सीजन है, लेकिन बहुत ही मध्यम शुरुआत रही है यहाँ पर सोने की खरीदारी में। जो प्रॉफिट टेकिंग हमने देखा है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ डॉलर स्ट्रेंथनिंग। मुझे लगता है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगी, इवन दो डॉलर स्ट्रांग होता है फिर भी 26,800 के आसपास बाइंग करने के लिए हम रिकमेंड करेंगे, 26,950 से 27,000 के टारगेट्स के लिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 30-40 रुपए अगर सोना घटता है दैट इज अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन बाइंग के लिए। कुणाल, बेस मेटल्स ये पूरा हफ्ता बेस मेटल्स के लिहाज से बेहद कमजोर रहा है। आज हालांकि मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है तमाम बेस मेटल्स की, एटलीस्ट ओपनिंग सेशन में ओपनिंग में देखने को मिल रहा है मिला जुला रुझान। क्या कॉल रहेगा बेस मेटल्स पे? क्या ये दबाव और गहरा सकता है? और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कमोडिटी जो आपने आइडेंटिफाई करी हो ट्रेड के लिहाज से आज के लिए? चाइनीज स्लोडाउन को देखते हुए और चाइना की इकोनॉमी जो है सर्विस सेक्टर में ट्रांसलेट हो रही है, तो उसके कारण बेस मेटल नहीं चल रहा है। बट 5 साल के लोग पे बेस मेटल के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से नथिंग टू लूज। मैं बाइंग करने के लिए रिकमेंड करूंगा। मेरी राय में निकल में आपको 670 में बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, 690 तक, 685-90 के टारगेट्स के लिए। और लेड भी मुझे अच्छा लग रहा है, आपको 113 रुपए में लेड में बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए 115 के टारगेट के लिए।
कुणाल, दालों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। हमने देखा स्टॉक लिमिट कई जगह पर लगाए गए हैं। आज चने में भी हम गिरावट देख रहे हैं और आज वित्त मंत्री भी दालों पर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। क्या करना चाहिए दालों में, पल्सेस में? Don't fight what government is doing. Government is definitely trying to pull down the prices, and I think prices should pull down. So मेरी राय में बाइंग नहीं करनी चाहिए। इवन दो फंडामेंटल्स तेजी के रहेंगे फिर भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। प्राइसेस यहाँ से नीचे जाएंगे और मेरी राय में सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। ओके, चलिए कुणाल, बहुत धन्यवाद सुबह सुबह आज हमारे वक्त निकालने के लिए और ये पूरी रणनीति समझाने के लिए। आपकी स्क्रीन पे इस समय लेकिन भारतीय इंफ्राटेल के नंबर्स आते हुए मुनाफे का नंबर आपकी स्क्रीन पर है 579 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 580 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। हमारी उम्मीद 581 करोड़ रुपए के आसपास की थी, तो एकदम सटीक उम्मीद पर खरा उतरता हुआ जो सीएनबीसी की आवाज का अनुमान था, मुनाफा एकदम एग्जैक्टली भारतीय इंफ्राटेल का वहीं पे आता हुआ। बाकी के नंबर्स में वेट कर रहा हूं, अभी तक सिर्फ मुनाफे का नंबर है। कंपनी वैसे जनरली ध्यान रखें ऑफ लेट बड़े स्टडी नंबर्स, बड़े कॉन्जिक्यूटिवली हम देख रहे हैं बेहतर नंबर्स डिलीवर करती हुई। टेनेंसी एक्सपेक्टेड है कि इस क्वार्टर में जो टावर की टेनेंसी होती है वो इंप्रूवमेंट दिखाएगी। 2.13 पे थी बीते क्वार्टर में, 2.16 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसी बेसिस पे हमने रिजल्ट्स का पोल बनाया था, फिर एक्सपेक्टेशंस रखी थी। कहां पे नजर रहने वाली बाजार की, एक तो जान रखें कैश यूटिलाइजेशन क्या होने वाला है इस कंपनी का, क्योंकि करीब 3,626 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है इस कंपनी की बुक्स में। कंपनी चाहती थी कि नेट डेट टू इबिटा का जो लेवल है वो 2 टाइम्स पे आता हुआ नजर आए, तो कंपनी की क्या योजना होगी वो मैनेजमेंट कमेंट्री में खैर आगे सुनना पड़ेगा। लेकिन अब तक सिर्फ मुनाफे का नंबर, आय का नंबर आ चुका है 3,038 करोड़ रुपए पे। ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। 3,080 करोड़ रुपए के आसपास की हमारी उम्मीद थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-2.25% के आसपास का जंप, ये तो मेरे ख्याल से आधे % की भी जंप नहीं देखने को मिल रहा है। तो आय का नंबर एक डिसअपॉइंटमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर हमारी उम्मीद पर सटीक पहुंचता हुआ, शायद मार्जिन्स का नंबर फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा रहा होगा, लेकिन आय के फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट है। और दूसरा ध्यान रखें, श्रेय इंफ्रा की डील के अनाउंसमेंट के बाद एक जो वैल्यूएशंस मिले हैं वायोम नेटवर्क्स को, वो भारतीय इंफ्राटेल से करीब 15-20% के आसपास का डिस्काउंट है, तो वो फेयरली प्राइस लगते हैं सब काउंटर्स इस समय। तो भारतीय इंफ्राटेल इसलिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और अब तो 2.5-3% के आसपास की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुनाफा उम्मीद पर सटीक, आय पर हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। कोई और डिटेल आएगी और इंपॉर्टेंट डिटेल होगी तो आगे आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इस समय एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे सौदा आपका, और आज तो सौदा आपका में लेडीज स्पेशल है।